बच्चों, वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विज्ञान का सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में बच्चों हम 2022-23 की जो आपके अभ्यास पुस्तिका जारी कर दी गई है कक्षा 7वीं विज्ञान का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक, तो लेसन 1 से लेकर पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक के सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल पाए। ठीक, तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी अभ्यास पुस्तिका 2022-23 की और इस तरीके से ये आपकी पुस्तिका है पूरी और ये आपके पार्ट दिए गए हैं, तो पार्ट आपको देख लेना है। पहला है आपका पादप में पोषण और दूसरा है आपका प्राणियों में पोषण, तीसरा है आपका ऊष्मा, चौथा है आपका अम्ल क्षारक और लवण और पांचवा है आपका भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, छठवां है आपका जीवों में श्वसन, सातवां है आपका जंतुएं और पादप में परिवहन, इसके बाद आठवां है आपका पादप में जनन, नौवां है आपका गति एवं समय, 10वां है आपका विद्युत धारा और इसके प्रभाव। ठीक, 11वां है आपका प्रकाश। ठीक, और 12वां है आपका वन हमारी जीवन रेखा और 13वां है आपका अपशिष्ट जल की कहानी। ठीक, इस तरीके से 13 पार्ट हैं आपके, इनका सॉल्यूशन आपको लिखना है। ठीक, तो ये आपका पार्ट 1 है। चलिए इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो पहला आपका प्रश्न होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न से। तो इसमें पहला क्वेश्चन है पोषण किसे कहते हैं, भोजन के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। ठीक, तो भोजन के प्रमुख घटकों के नाम भी लिखना है और पोषण किसे कहते हैं इसकी परिभाषा देनी है। ठीक, तो इसमें बच्चों आपको लिखना है सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। भोजन के प्रमुख घटक होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज, लवण, जल तथा आहारी रेशे। ठीक, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है पौधे के किस भाग को पौधे की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है एवं क्यों। ठीक, तो पौधे किस भाग को पौधे की खाद्य फैक्ट्री कहते हैं और क्यों कहते हैं ये आपको बताना है। ठीक, तो इसमें हो जाएगा पत्तियों को पौधे की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि पौधों में बच्चों जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो कहाँ होती है, पत्तियों में होती है और भोजन का निर्माण भी पत्तियों में होता है। इसलिए पत्तियों को पौधे की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि हरी पत्तियों के द्वारा ही पादप के लिए भोजन बनाने की क्रिया संपन्न होती है। ठीक, इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरे का आ है आबादो हैं, तो आ है इसका मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां सल्क और सूली रूपी हो जाती हैं क्यों। ठीक, तो मरुस्थलीय का क्या होता है बच्चों, जहाँ पर पानी की कमी होती है। ठीक, तो पानी की कमी जहाँ होती है तो मरुस्थलीय में जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां सल्क एवं सूल यानी कांटेदार हो जाती हैं क्यों। तो इसमें बताना है कि मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां सल्क एवं सूल में रूपांतरित हो जाती हैं ताकि जल की हानि को रोका जा सके, यानी कि जल का जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो कम हो सके। ठीक, इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 3 का बा है क्या हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण या रंग की पत्तियां भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। तो इसमें बताना है आपको हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, इसलिए इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नेक्स्ट है आपका 4th नंबर क्वेश्चन जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं। ठीक, तो जल द्वारा जो अवशोषित होता है जड़ के द्वारा जो जल एवं खनिज अवशोषित किया जाता है वो पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं। ठीक, तो इसमें आपको बताना है जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान बनी होती हैं। ठीक, इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर आपको देखना है। 5वां नंबर क्वेश्चन है स्वपोषी तथा विषमपोषी को वर्गीकृत कीजिए। ठीक, स्वपोषी क्या होते हैं, विषमपोषी क्या होते हैं, दोनों को आपको वर्गीकृत करना है। तो बच्चों सबसे पहले आपको बताना है स्वपोषी क्या होते हैं। जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उनको स्वपोषी कहते हैं। ठीक, तो इसमें आपको लिख देना है
ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। विषमपोषी जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। तो इसमें आपको लिखना है ऐसे पौधे जो भोजन के लिए अन्य पौधों पर आश्रित रहते हैं उन्हें विषमपोषी कहते हैं। ठीक। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। बच्चों इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, लास्ट में आपको बताएंगे PDF कहाँ मिलेगी। तो PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। PDF में आपको चित्र सहित पूरा मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। अभी हम लास्ट में आपको बताएंगे कि PDF कहाँ मिलेगी। ठीक। तो लास्ट तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां, पादपों में सहजीवी संबंध को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक। तो सहजीवी संबंध क्या होता है, इसको उदाहरण सहित आपको बताना है। कुछ पादप एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, अर्थात दो अलग अलग प्रजातियां बिना एक दूसरे को हानि पहुंचाए एक साथ रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गरम मसाले में पाए जाने वाला लाई वेज, इसमें एक शैवाल तथा दूसरा कवक होता है। ठीक। एक साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए पोषक का कार्य करते हैं। ठीक। तो इस तरीके से सहजीवी का उदाहरण आपको लिख देना है और परिभाषा लिख देनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है परजीवी एवं मृतजीवी को उदाहरण द्वारा समझाइए। परजीवी क्या होते हैं, मृतजीवी क्या होते हैं, उदाहरण द्वारा आपको समझाना है। ठीक। तो बच्चों इसमें आपको बताना है परजीवी में कुछ पौधे दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। इसमें आ जाता है जैसे अमरवेल एक परजीवी है। ठीक। नेक्स्ट है आपका मृतजीवी, ऐसे जीव जो किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। ठीक। तो ये होते हैं कवक और यीस्ट। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 8वां नंबर क्वेश्चन, कीट बच्ची पादप भोजन का भक्षण किस प्रकार करते हैं, सचित्र समझाइए। तो कीट बच्चे पौधे का आपको चित्र भी बनाना है और इसको समझाना भी है किस तरीके से ये उन जीवों को खाते हैं। ठीक। तो कीट बच्ची जो पादप होते हैं दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इसका जो पोषक होता है नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु घड़े के समान दिखने वाली संरचना जिसमें एक ढक्कन लगा होता है और अंदर चिपचिपा पदार्थ तथा रोम होते हैं। जब कोई कीट इसके अंदर आ जाता है तो ये ढक्कन क्या होता है, बंद हो जाता है और जिसके कारण कीट की मृत्यु हो जाती है और पौधे से पोषक तत्व अवशोषित कर लेते हैं। ठीक। और यहाँ पर आपको घटपर्णी का इस तरीके से चित्र बना देना है। इस तरीके से चित्र होता है घटपर्णी का, यहाँ पर ढक्कन जैसा लगा होता है और यहाँ पर चिपचिपा पदार्थ होता है। जैसे ही कीट बैठते हैं तो ये ढक्कन बंद हो जाता है और यहाँ से कीट अंदर चला जाता है और मर जाता है। ठीक। तो घटपर्णी का चित्र भी आपको बना देना है। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय में आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। तो 9 नंबर में आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया का व्यवस्था और चित्र बनाइए एवं समीकरण सहित व्याख्या कीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि बताना है, समीकरण भी देना है। जो क्या है कि आपको बताना है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके इसमें सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। भोजन क्या होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक। तो ये समीकरण भी आपको देना है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल की क्रिया कराते हैं। यहाँ पर क्लोरोफिल भी आपको लिख देना है, क्लोरोफिल। ठीक। तो इसके क्लोरोफिल की प्रेजेंस में करवाते हैं तो ग्लूकोज यहाँ पर बनता है, ग्लूकोज जिसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन मुक्त होती है। ठीक। इस तरीके से समीकरण देना है और यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का आपको चित्र बना देना है। ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर पौधा बना देना है, कोई एक यहाँ पर कोई एक पौधा बना देना है इस तरीके से। और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश, नीचे से आपका जल प्राप्त होता है जड़ों से, तो यहाँ पर आपको लिख देना है जल, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्रिया होती है तब यहाँ पत्तियों में क्या बनता है, ग्लूकोज। ठीक। ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन O2 मुक्त होती है। ठीक। तो इस तरीके से चित्र आपको बना देना है। नेक्स्ट है बच्चों आपका 10 नंबर क्वेश्चन, मृदा में
पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। ठीक, तो मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति खेतों में खाद तथा उर्वरक मिलाने से होती रहती है तथा कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम वायुमंडल की नाइट्रोजन को सरल रूप में बदलकर भूमि में मिलाते हैं। इसके अलावा पोषक तत्वों की पूर्ति फसल चक्रण के द्वारा भी होता है। ठीक, तो इस तरीके से 10वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद बच्चों आ जाता है लेसन नंबर 2, प्राणियों में पोषण। ठीक, तो प्राणियों में पोषण में आपका पहला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय से, मानव पोषण के चरणों को सही क्रम में लिखिए। ठीक, तो मानव पोषण का ये पाचन का जो आपका क्रम होता है उसको सही से बताना है, सही क्रम में। ठीक, तो यहाँ पर पोषण का सही क्रम बताना है। तो पहला हो जाएगा अंतर्ग्रहण यानी खाना, फिर अवशोषण होता है, पहले अंतःग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर निष्कासन। ठीक, तो इस तरीके से आपके 5 क्रियाएं होती हैं। तो पहले में आपका अंतःग्रहण, दूसरे में पाचन, तीसरे में अवशोषण, चौथे में स्वांगीकरण और 5वें में निष्कासन आपका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन, पाचन में सहायक ग्रंथियों के नाम लिखिए। ठीक, तो पाचन में कौन कौन सी सहायक ग्रंथियां होती हैं उनके नाम बताना है। तो यहाँ पर लार ग्रंथि हो जाएगी, यकृत, अग्न्याशय, इस तरीके से आपको बता देना है। नेक्स्ट है आपका आमाशय की कार्य प्रणाली लिखिए, पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। ठीक, तो आमाशय का आंतरिक स्तर श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक है। ठीक, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक है, यहाँ पर क्लोरिक कर लेना है आपको। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करते हैं, भोजन को अम्लीय बनाता है जिसके कारण पाचन रस प्रोटीन का सरलता से पाचन करता है। यकृत में पित्त रस का स्रावण करता है, पित्त रस वसा का पाचन करता है। ठीक, तो यहाँ पर इतना आंसर आपको लिख देना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, विभिन्न प्रकार के दांतों के नाम लिखिए। दांत कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर नाम बताना है। ठीक, पहला हो जाएगा कृंतक, दूसरा हो जाएगा रदनक, तीसरा हो जाएगा अग्रचर्वणक, चौथा हो जाएगा चर्वणक। ठीक, तो दांत के प्रकार आपको बता देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, इसमें कौन सा रस स्रावित होता है तथा किस घटक के पाचन में सहायक होता है। ठीक, तो इसमें बताना है आपका यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसमें पित्तरस स्रावित होता है जो वसा का पाचन करता है। ठीक, इसके बाद आपका 6वां नंबर क्वेश्चन है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट यानी जुगाली करने वाले जानवर द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण बताइए। ठीक, तो इसमें बताना है आपको रूमिनेटा जुगाली करने वाला जानवर, सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि उनके रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, किंतु मानवों में ऐसे जीवाणु नहीं पाए जाते जिसके कारण मानव इसका पाचन नहीं कर सकते। ठीक, इसके बाद है आपका दीर्घ रोम क्या है, यह कहाँ पाए जाते हैं एवं इसके कार्य लिखिए। ठीक, तो दीर्घ रोम क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इनके कार्य भी बताना है। ठीक, तो क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु जल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है आपका 8वां, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन क्रिया समझाइए। ठीक, जो जंतु आपके घास खाते हैं उनका पाचन किस तरह से होता है। तो घास खाने वाले जंतु पहले शीघ्रता से भोजन को निगल कर अपनी रूमेन में जमा कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे पिंडकों या टुकड़ों में अपने मुख में वापस लाकर जुगाली करते हैं, इसको पचाते हैं। इनके रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाला जीवाणु पाया जाता है। ठीक, 9 नंबर है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा एवं इसके
मुख्य भागों के नाम लिखिए। ठीक, तो मानव के जो पाचन तंत्र का है वो चित्र भी बनाना है। यहाँ पर आपका मुख, गुहिका, ग्रास नली, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार। ठीक, तो यहाँ पर आपको चित्र भी बनाना है। इस तरीके से मानव का फेस बना देना है और यहाँ पर गर्दन बना देना है और ये गर्दन से नीचे आके यहाँ पर इस तरीके से फिगर बनाना है आपको। यहाँ से मुंह से इस तरह से नली बनाना है और यहाँ पर आके आपको लीवर बना देना है। ठीक, यहाँ पर लीवर बना देना है। यहाँ पर पत्ती नुमा संरचना गन्याशय बना देना है और यहीं पर आपको स्टोमच बना देना है, पेट, और यहीं से आपको छोटी आंत, बड़ी आंत, इस तरीके से आंत भी बना देना है। ठीक, इस तरीके से ये मानव पाचन तंत्र का चित्र आपको बना देना है और इस तरीके से आपको चित्र बना लेना है। इसके बाद आपको हम बताएंगे PDF आपको कहाँ मिलेगी, तो वहाँ आपको पूरा चित्र सहित मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको चित्र भी बना लेना है। ठीक, अमीबा में भोजन एवं पाचन को सचित्र समझाइए, तो इसको भी चित्र सहित समझाना है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, चित्र आपको वहाँ से बना लेना है। ठीक, अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पदार्थ विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं और तथा खाद्य धानी में ही पाचन रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से पाचन आपको लिख देना है। इसके बाद बच्चों है आपका पार्ट नंबर 4 ऊष्मा। ठीक, तो पार्ट नंबर 4 ऊष्मा है आपका। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इसमें, सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रक्रम द्वारा पहुंचती है। ठीक, तो सूर्य द्वारा जो आपकी पृथ्वी तक ऊष्मा आती किस प्रक्रम के द्वारा आती है, तो इसमें आपको बताना है सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण द्वारा पहुंचती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका निम्न में से ठंडी व गर्म वस्तुओं को सूचीबद्ध करिए। ठीक, तो कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है, सूचीबद्ध आपको करना है। ठीक, तो बच्चों इसमें बताना है ठंडी वस्तुएं कौन कौन सी है। आइसक्रीम, फलों का रस, तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्थी। ठीक, नेक्स्ट है गर्म वस्तुओं में चाय के प्याले में रखी चम्मच। नेक्स्ट है आपका डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर लिखिए। डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर होता है सेल्सियस स्केल में 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट स्केल में 94 फ़ारेनहाइट से 108 फ़ारेनहाइट। ठीक, और इसके बाद नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, किन्हीं दो ऊष्मा चालक व ऊष्मारोधी पदार्थों के नाम बताना है। तो ऊष्मा चालक पदार्थ होते हैं लोहा, तांबा, सोना, कांसा। ऊष्मारोधी होते हैं जो लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक, जिनमें धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती, जिनको गर्म नहीं किया जा सकता। ठीक, और इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न है, गर्मियों में सफ़ेद रंग या हल्के रंग के व सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद क्यों लगता है। ठीक, तो गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए और गर्मियों में गहरे रंग के, ऐसा क्यों। ठीक, तो गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं और हमें आरामदायक लगते हैं, जबकि सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र अधिक ऊष्मा का अवशोषित करते हैं, हमें गर्म गर्म रखते हैं, अतः हम इन्हें पहनना पसंद करते हैं। ठीक, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपका प्रयोगशाला में तापमापी व डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं व अंतर लिखिए। ठीक, तो समानताएं आपको बताना है। प्रयोगशाला तापमापी एवं डॉक्टर थर्मामीटर दोनों तापमान मापन के लिए उपयोग किए जाते हैं। दूसरा है आपका प्रयोगशाला तापमापी एवं डॉक्टरी थर्मामीटर कांच, पारा, धातु के बने होते हैं। ठीक, अंतर बताना है, तो प्रयोगशाला तापमापी से वस्तुओं के ताप को मापते हैं एवं डॉक्टरी थर्मामीटर से मानव शरीर के तापमान को नापते हैं। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर 10 सेल्सियस से 110 सेल्सियस तक, डॉक्टरी थर्मामीटर का 35 से 42 सेल्सियस होता है। ठीक,
नेक्स्ट है आपका 7वां नंबर क्वेश्चन, ऊष्मा चालन व ऊष्मा संवहन प्रक्रम को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। ठीक, तो ऊष्मा चालन और ऊष्मा संवहन क्या होता है, उदाहरण सहित आपको बताना है। तो ऊष्मा चालन क्या होता है बच्चों, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, ऊष्मा चालन कहलाता है। उदाहरण के लिए आपका लोहा तांबा हो जाएगा। ठीक, ऊष्मा संवहन वह प्रक्रम जिसमें द्रव एवं गैसों से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, संवहन कहलाता है। उदाहरण के लिए समुद्र समीर व थर्म समीर आदि। ठीक, नेक्स्ट है आपका 8वां नंबर क्वेश्चन, सर्दियों में आप एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल ऐसे में से किसका चुनाव करेंगे, स्पष्ट करें। सर्दियों में हम एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल चुनना पसंद करें, क्योंकि इन दोनों कंबलों के बीच वायु एक ऊष्मारोधी स्तर बनाती है और हमें अधिक गर्म रखती है। ठीक, तो नेक्स्ट है आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न, डॉक्टरी थर्मामीटर का चित्र बनाइए और थर्मामीटर का उपयोग करने की आवश्यकता सावधानी बताइए। ठीक, तो यहाँ पर आवश्यकता सावधानियाँ बता देना है। थर्मामीटर का उपयोग करने से पहले और पश्चात धोएं। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा में सीधा होना चाहिए। थर्मामीटर का उपयोग करने से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे लें। ठीक, नेक्स्ट है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन, जल समीर तथा थल समीर का चित्र बनाइए, व्याख्या करिए। ठीक, तो जल समीर थल समीर का चित्र बनाना है और व्याख्या भी करना है। तो चित्र भी बना लेना है आपको, हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा। आपको गूगल पर सर्च करना है वंदना classes.com। ठीक, वंदनाclasses.com। ठीक, आपको सर्च करना है गूगल पर, ये हमारी वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपको फुल सॉल्यूशन PDF मिल जाएगी चित्र सहित, तो वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है और पूरे आपको आंसर भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका जल समीर किसे कहते हैं, दिन के समय पृथ्वी की गर्म वायु ऊपर उठती है तथा जल की ठंडी वायु पृथ्वी की ओर आती है, जिसे जल समीर या समुद्र समीर कहा जाता है। थल समीर होता है रात के समय पृथ्वी की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर जाती है, समुद्र की गर्म वायु ऊपर उठकर धरती की ओर आती है, इसे थल समीर कहते हैं। ठीक, तो ये था बच्चों आपका लेसन 4 तक का पूरा सॉल्यूशन। तो अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालें तो नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल जाए। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।